हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने एमपीएससी 004 के यूनिट 1 के इंट्रोडक्शन पार्ट को देखा था, जहाँ हमने मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट के सोशियो हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट को समझने की कोशिश की थी और उसके बैकग्राउंड को देखा था इन ब्रीफ। आज हम एंशिएंट इंडिया में स्टेट और सॉवरेनिटी का हमारा जो कॉन्सेप्ट है उसको समझने की कोशिश करेंगे। स्टेट का क्या फॉर्म था, सॉवरेनिटी के क्या मतलब थे एंशिएंट इंडिया में। बहुत फेमस हिस्टोरियन है रोमला थापर, इन्होंने इस पर काम किया है, जिसका टाइम पीरियड है मिड फर्स्ट मिलेनियम बीसी का। देखिए, जब मिलेनियम वर्ड का यूज़ आता है तो मिलेनियम वर्ड जब ईयर्स के फॉर्म में हम बोलते हैं तो उसका ड्यूरेशन होता है 1000 ईयर्स का। तो जो फर्स्ट मिलेनियम बीसी हो जाएगी वो क्या हो जाएगा, 1000 बीसी से लेके फर्स्ट बीसी तक का जो टाइम है। तो जो रोमला थापर जी ने काम किया है वो है मिड फर्स्ट मिलेनियम बीसी, मतलब 500 बीसी के अराउंड आसपास का जो टाइम पीरियड है। रोमला थापर जी कहती हैं कि इस समय जो सोसाइटी थी वो लाइनेज सोसाइटी हुआ करती थी और धीरे धीरे वही लाइनेज सोसाइटी स्टेट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गई। जो लाइनेज सोसाइटी हुआ करती थी उसकी जो बेसिक यूनिट थी वो एक्सटेंडेड फैमिली हुआ करती थी। जैसे आज के टाइम में हम देखते हैं कि जो बेसिक यूनिट है वो न्यूक्लियर फैमिली हुआ करती है। न्यूक्लियर फैमिली मतलब जिसमें माता पिता और बच्चे हुआ करते हैं। थोड़ा पहले अगर हम जाएँ तो हम देखेंगे कि और आज के भी टाइम में कुछ जॉइंट फैमिलीज़ होती हैं। जॉइंट फैमिली में दादा दादी चाचा चाची उनके बच्चे सब मिलजुल के रहते हैं। उसी का थोड़ा बड़ा फॉर्म आप समझ लीजिए कि एक्सटेंडेड फैमिली हुआ करती थी, जहाँ हमारा जो भी रिश्तेदार है वो हमसे कनेक्टेड रहता था, वो उस फैमिली में रहता था। ठीक है, चाहे वो पैटर्नल साइड से हो चाहे मैटरनल साइड से हो, पिता की तरफ से या माता की तरफ से। इस एक्सटेंडेड फैमिली का जो हेड हुआ करता था वो होता था एल्डेस्ट मेल मेंबर। अब जैसे आपके पापा आप पे अपना अधिकार जताते हैं, आपसे 4 काम करने बोल देते हैं, तो वो किस बेसिस पे जताते हैं कि वो आपके फादर हैं। एक जीनोलॉजिकल रिलेशनशिप है आपके और आपके फादर के बीच में। ऐसे ही इस एल्डेस्ट मेल मेंबर का, जो उस एक्सटेंडेड फैमिली का हेड होता था, उसके और उसके क्लैन या जो उसके फैमिली मेंबर है उनके बीच में जो रिलेशन था, इस रिलेशन के आधार पे या कुछ रिचुअल्स के आधार पे जो हेड होता था वो अपनी अथॉरिटी को अपने क्लैन के ऊपर एक्सरसाइज करता था। ठीक है, अपनी अथॉरिटी जताता था। और इन फैमिलीज़ का जो साइज़ होता था वो उनकी इकोनॉमी और एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड करता था। ठीक है, धीरे धीरे क्या हुआ कि पहले तो हम नोमैडिक फॉर्म में रहा करते थे, जहाँ हम शिकार करते थे और उससे अपना जीवन यापन या अपने खाने की व्यवस्था करते थे। धीरे धीरे हम पेस्टोरल लाइफ स्टाइल में तब्दील हुए, हमारी लाइफ स्टाइल पेस्टोरल फॉर्म में तब्दील हुई, चेंज हुई, जहाँ हमने पशुओं को पालना चालू किया, उनके हम जो प्रोडक्ट हैं उनको अपने एज अ फूड यूज़ करने लगे। ठीक है, और उनके चारागाहों की तलाश में हम घूमने लगे। फिर और जब टाइम के साथ में पेस्टोरल से हम परमानेंट सेटलमेंट की तरफ बढ़े। अब देखिए, जो परमानेंट सेटलमेंट है, परमानेंट सेटलमेंट बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि परमानेंट सेटलमेंट के साथ में एक जो बड़ी क्रांति आती है वो है कृषि क्रांति, एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन। पिछले कुछ सदियों में हमने देखा कि जो एक बड़ा रिवॉल्यूशन आया था वो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन था। तो ऐसी ही या कहिए कि इससे भी बड़ी क्रांति जो थी वो एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन थी। क्यों इतनी इंपॉर्टेंट थी? एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन के बाद क्या हुआ कि हमें एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन को सस्टेन करने के लिए सरप्लस फूड मिल गया। हम 12 महीने में से 4 महीने खेती करते थे और साल भर के लिए अनाज इकट्ठा कर लेते थे। इसके साथ में बहुत बहुत सारे चेंजेस हुए। तो अल्टीमेटली हमारी जो इकोनॉमी वो पेस्टोरल से पीजेंट इकोनॉमी में कन्वर्ट हुई। अब देखिए क्या होता है कि आपने 4 महीने खेती किसानी की, आपने साल भर के लिए अनाज इकट्ठा कर लिया, बाकी के महीने आप फ्री बैठे हैं। दूसरी बात क्या है कि खेती किसानी करने में जितने मेंबर 2-4 लोग लगे, आपको 4-6 लोग लगे, बाकी जो फैमिली मेंबर हैं 1-2 वो वैसे भी फ्री बैठे थे। तो अल्टीमेटली आपके पास में क्या हुआ, फ्री टाइम बढ़ गया। जब फ्री टाइम आपके पास में बढ़ता है तो आपके पास में दूसरी चीज़ें करने के लिए टाइम बच जाता है। क्या है कि आप आर्ट एंड क्राफ्ट पे ध्यान देंगे, जो कुछ स्पेशलाइज्ड प्रोफेशंस हैं वो डेवलप होंगे धीरे धीरे, और उनके साथ में क्या होगा, ट्रेड डेवलप होगा, अर्बन सेंटर्स डेवलप होंगे। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन को, आपको बहुत बड़ी पॉपुलेशन को सस्टेन करने के लिए आपके पास में फूड है, एडवर्स कंडीशन में आपके पास में सस्टेन करने के लिए फूड है। तो ऐसे केस में क्या होगा, पॉपुलेशन ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी। अब जब पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, आपके पास में टाइम इतना ज़्यादा है कि आपने आर्ट एंड क्राफ्ट पे अब काम करना चालू किया है, आर्ट क्राफ्ट डेवलप हो रहे हैं, तो ट्रेड, अब लोगों में ट्रेड स्टार्ट हो गया है, व्यापार स्टार्ट हो गया है। तो अब व्यापार स्टार्ट होगा तो उसके साथ में अर्बन सेंटर्स डेवलप होंगे, बाजार डेवलप होंगे, जहाँ जाके आप अपने ट्रेड को एक्सरसाइज करेंगे, जहाँ व्यापार करेंगे आप, है ना। जब व्यापार होगा तो इसके साथ में और भी क्या चीज़ें होंगी, व्यापार के साथ में अलग अलग कल्चर के लोग पास आएंगे, अर्बन सेंटर्स डेवलप होंगे, तो उससे क्या होगा, अलग अलग कल्चर के जो लोग हैं वो आपस में साथ में रहना मिलना जुलना सीखेंगे, और उससे क्या होगा, कल्चरल हेटेरोजेनिटी होगी, कल्चर में डाइवर्सिफिकेशन होगा, है ना, डाइवर्स कल्चर डेवलप होगा, जिसकी बात यहाँ पे की गई है। ठीक है, तो इस ओवरऑल चीज़ से हम क्या समझते हैं, इस ओवरऑल चीज़ से हम ये समझते हैं कि कैसे धीरे धीरे लाइनेज सोसाइटी जो है वो स्टेट के फॉर्म में तब्दील हो रही है। साथ में क्या है, जो रूलर है, रूलर अपने जो करीबी हैं, अपने संबंधी हैं, उनको कहाँ बैठाएगा, इंपॉर्टेंट पोजीशन पे बैठाएगा, जिससे क्या होगा कि एक ग्रुप है वो अलग ही समृद्ध होता जाएगा। तो आप देखेंगे कि किन कनेक्शंस के बेसिस पे या वेल्थ के बेसिस पे अब सोसाइटी में डिफ्रेंसिएशन आएंगे धीरे धीरे।
तो यही सब बातों को यहाँ कहा गया है कि पीजेंट इकोनॉमी आई, पॉपुलेशन ग्रोथ हुई, सोशल और कल्चरल हेट्रोजेनिटी आई। इन सारी चीज़ों ये सारी चीज़ें जो थी इन्होंने स्टेट सिस्टम को जन्म दिया। रोमिला थापर आगे कहती हैं कि जो व्यापार, एक्सटेंसिव ट्रेड है, या डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल एलाइट है, या डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस हैं, इन सभी ने स्टेट सिस्टम को जन्म देने में मदद की। ठीक है। अब अगर देखा जाए तो जो लाइनेज सोसाइटी की जब हम बात करते हैं तो वो वैदिक पीरियड की बात है। इसके बाद धीरे धीरे जो सोसाइटी में हम देख रहे हैं कि डिफ्रेंसिएशन आ रहा है, स्ट्रेटिफिकेशन आ रहा है। इस स्ट्रेटिफिकेशन के कारण स्टेट सिस्टम, स्टेट फॉर्मेशन हुआ। और स्टेट फॉर्मेशन के साथ में एक जो बड़ा इशू या बड़ा कंसर्न सोसाइटी के सामने आया, वो कंसर्न ये था कि अब लोगों को गवर्न कैसे किया जाए। जब लोग इतने क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रहेंगे ना, तो उससे क्या होता है कि उनके बीच में लड़ाई झगड़े या जो कॉन्स्पिरेसीज हैं, जो पॉलिटिक्स जिसे हम कहते हैं, चलने लगती है। तो ये सारी चीज़ें डेवलप होती हैं। तो इस चीज़ को अब कंट्रोल में करना है आपको सोसाइटी के ऑर्डर को मेंटेन करना है। तो उसके लिए अब क्या किया जाए? जैसे महाभारत के शांति पर्व में, महाभारत के शांति पर्व का यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है। एक वर्ड आता है मत्स्य न्याय। मत्स्य न्याय का मतलब होता है कि बड़ी मछली छोटी मछली को खाएगी, ये रूल है। ठीक है। तो अगर कोई सोसाइटी, एक सोसाइटी जो एनार्चिक हो, जहाँ पे बिल्कुल कोई माई बाप ना हो देखने वाला, कोई लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाला ना हो, तो वहाँ ये चीज़ होगी ही होगी। जो समृद्ध व्यक्ति है वो कमज़ोर व्यक्ति को दबाएगा, उसे एक्सप्लॉइट करेगा, उसका शोषण करेगा। तो ये क्राइसिस वाली कंडीशन ना डेवलप हो जाए, इसलिए एक ज़रूरत फील की गई कि हमें एक सेंट्रल अथॉरिटी बनानी होगी। तो वो सेंट्रल अथॉरिटी कैसे बनेगी, क्या बनेगी, इस बारे में हम चर्चा करते हैं। तो देखिए, इसमें अब सेंट्रल अथॉरिटी की जब हम बात करते हैं तो मेजरली हम देखते हैं कि इंडिया में या एंशिएंट इंडिया में हमें मोनार्की दिखती है। एक जो प्रेवलेंट सिस्टम दिखता है उस समय, जहाँ पे एक सिंगल एक व्यक्ति होता था, या एक छोटा सा, मतलब कह लीजिए कि ग्रुप। या मोनार्की में बेसिकली आप यही समझिए कि एक सिंगल व्यक्ति होता था जो सेंट्रल अथॉरिटी हुआ करता था। ठीक है। तो ये क्या हुआ कि लोगों ने सोचा कि भाई एक सेंट्रल अथॉरिटी की हमें ज़रूरत है। तो अब इसमें दो थ्योरीज आती हैं कि अगर किंग हुआ तो किंग कैसे हुआ। एक तो आता है कि डिवाइन ओरिजिन वाली जो बात है, कि लोगों ने ईश्वर से प्रार्थना की कि हे ईश्वर, यहाँ तो बड़ी मछली छोटी मछली को खा रही है, कोई हमें लूट पाट रहा है, कोई मार के भाग जा रहा है। तो ऐसी अव्यवस्था के दौर में हम जीवन कैसे जिएँ, कैसे क्या करें? तो आप ऐसा कीजिए कि या तो आप आके रूल कीजिए, यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कीजिए, धर्म की स्थापना कीजिए, या किसी अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेज दीजिए। वो जो रिप्रेजेंटेटिव था उसे राजा कहा गया। दूसरी थ्योरी ये कहती है कि लोगों ने आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट किया। कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या? इसे इस एग्जाम्पल से समझते हैं जिसकी चर्चा मैंने अपने लास्ट में की थी। मैंने कहा था कि बचपन में आपने क्रिकेट खेला है ना। क्रिकेट में क्या होता है, एक टीम और दो टीम है ना, दूसरी टीम, ये दोनों टीम आपस में आती हैं, खेलने लगती हैं। अब भैया जिसका बैट है उसे आउट कर दिया आपने, तो वो क्या बोलता है, भैया मेरा बैट है, मैं बैट लेके जा रहा हूँ घर, मैं तो आउट नहीं हूँ। अब इससे अल्टीमेटली क्या होगा? लड़ाई झगड़ा होगा। आप गए थे खेलने लेकिन सर फोड़ के वापस घर आएंगे, खेल का मजा तो ले ही नहीं पाएंगे। तो इस अराजकता से, इस क्राइसिस से बचने के लिए आपने क्या किया कि आपने अपने बीच में से एक एम्पायर को चुना, जिस एम्पायर को आपने यह अथॉरिटी प्रदान की कि जो भी वो डिसीजन देगा मैच का, वो सर्वमान्य होगा, वो सभी को मानना पड़ेगा, चाहे वो उनके सपोर्ट में हो, चाहे वो उनके अपोज में हो। बदले में क्या होगा? आपने उसे अथॉरिटी दी, लेकिन उससे कहा कि बदले में आपको ये लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, आपको ध्यान देना है कि क्या सही हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, वाइट बॉल कौन सी है, कौन सी नो बॉल है, कौन सा विकेट है, कौन सा एलबीडब्ल्यू है, कौन सा सिक्स है, ये सारी चीज़ें। तो ये व्यवस्था आपको मेंटेन करनी है, इसलिए हम आपको ये अथॉरिटी दे रहे हैं, फ्री फोकट में नहीं दे रहे हैं। ठीक है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट आप बचपन में किया करते थे, ये भी सोशल कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन ये उस समय हमें पता नहीं था कि ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है। ठीक है। तो इस तरह से जो स्टेट सिस्टम डेवलप हुआ, इसके फर्दर शांति पर्व में यही बात आती है कि इसके 7 कॉन्स्टिट्यूएंट बताए गए हैं। अब ये सातों कॉन्स्टिट्यूएंट को याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम बहुत ही सिंपल टर्म्स में समझने की कोशिश करेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग वे में, सो दैट ये हमेशा के लिए याद हो जाए। ठीक है। तो देखिए, अगर हम स्टेट को ह्यूमन बॉडी माने, इंसान का शरीर माने, तो ऐसे में पहले तो इंसान का शरीर बना लेते हैं। ये भाई साहब कि हमने सर बना लिया, ये आँख बना ली, ये इनका मुंह बना लिया, ये इनके कान बना लिए, और अब इनके हाथ बनाएंगे। ठीक है। तो देखिए, जो राजा होता है ना, अगर ये स्टेट है, पहले तो यहाँ लिख लीजिए स्टेट, ये जो बॉडी है, ह्यूमन बॉडी, ये स्टेट है। अब जो राजा होता है ना, राजा होता है ब्रेन। कैसे भाई? हेड कैसे होगा? हेड ऐसे होगा कि राजा जो है वो सारी व्यवस्था को बनाए रखता है। जब भी न्याय करने की बात आती है तो राजा अपने विवेक का इस्तेमाल करता है और न्याय व्यवस्था को बनाए रखता है। जो कमज़ोरों के साथ शोषण हो रहा है, उन कमज़ोरों के शोषण को बचाता है, उसके लिए पॉलिसीज़ बनाता है। ठीक है। जो बाहरी देश आक्रमण कर रहे हैं उनसे लड़ने के लिए, उनसे सुरक्षा करने के लिए स्ट्रेटजीज बनाता है, युद्ध करता है। तो जो सारी चीज़ों को ओवरऑल कंट्रोल कर रहा है आपके शरीर में, वो कौन है? वो आपका दिमाग है, हेड है। तो ये जो हेड है ये हो जाएगा स्वामिन। ठीक है, या किंग। सो ही इज़ द हेड। तो ये हो गया आपका हेड। ठीक है। अगला कौन आता है? अगला आता है अमात्य। अब देखिए, एक बहुत बड़ा राज्य जो होता है वो राजा के अंडर होता है।
अब राजा हर जगह जाके तो देखने से रहा। जैसे आज के टाइम में अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए गए हैं, एक रेलवे डिपार्टमेंट है, एक एक्साइज का डिपार्टमेंट है, तो ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाए गए हैं। कोई कृषि देखता है, कोई इकोनॉमी देख रहा है। तो इनका कर्तव्य क्या हो, इन डिपार्टमेंट्स के ऊपर एक मंत्री बैठाया जाता है, जिस मंत्री का ये काम होता है कि वो इन पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स के इन पर्टिकुलर सेक्टर्स को देखे कि इनमें क्या ग्रोथ हो रही है, क्या नहीं हो रही है, क्या इनमें चैलेंजेस हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, और उससे जो मेन लीडर है या पीएम है या राजा है उसे अवगत कराए, सो दैट वो अपनी पॉलिसीज़ को उसके अकॉर्डिंग फॉर्मुलेट कर सके। ठीक है। तो जो एक्चुअल कंडीशन है स्टेट की या उसके अलग अलग सेक्टर्स की, उस एक्चुअल कंडीशन को जो बताने का काम है वो किसका हो गया, मंत्री का हो गया। तो मंत्री यहाँ पे आंख की तरह काम करते हैं। कैसे भैया आंख की तरह काम कैसे करते हैं? अब देखिए, आप रोड से जा रहे हैं और अब मान लीजिए आपके सामने गड्ढा है, लेकिन आपकी आंखें कमज़ोर है, आपको दिखा नहीं, तो आपकी आंखों ने आपके दिमाग को ये मैसेज नहीं भेजा कि भैया सामने गड्ढा है। तो जो एक्चुअल कंडीशन है, एक्चुअल जो सिचुएशन है, वो आपकी आंखों ने आपके दिमाग पे प्रोजेक्ट ही नहीं किया। तो आपके दिमाग ने आपके पैरों को कोई सिग्नल नहीं भेजा, और आपके पैर जैसे चल रहे थे सीधे वैसे चलते गए और आप गड्ढे में गिर गए। लेकिन अगर आपकी आंखें अच्छी है तो आपने उस गड्ढे को देख लेंगे, तो आपकी आंखें उस गड्ढे को आपके दिमाग में प्रोजेक्ट करेगी, और आपका दिमाग उसके अकॉर्डिंग एक्शन लेगा और आपके पैरों को सिग्नल भेजेगा, कमांड भेजेगा कि अपना पाथ चेंज कर लो, डाइवर्ट कर लो। और जब आप पाथ चेंज कर लेंगे तो आप उस गड्ढे में गिरने से बच जाएंगे। तो यही तो रोल अमात्य का है ना, बहुत बेसिक सा है। तो हमने अमात्य के रोल को समझ लिया, जो ऑफिसर्स हुआ करते हैं। तीसरा आता है जनपद। देखिए, जनपद जो है, जनपद में एक तो पॉपुलेशन आएगी। कौन सी पॉपुलेशन? जो पॉपुलेशन उसकी टेरिटरी में रहती है, उसके स्टेट में रहती है। दूसरा आएगा एरिया, उसकी टेरिटरी का एरिया। ठीक है। तो जनपद जो है, ऑब्वियस सी बात है कि आप जितनी राजा ने जितना विस्तार किया चला, तो वो उसकी टेरिटरी हो गई। तो जनपद क्या होगा? जनपद जो है वो लेग से रिप्रेजेंट होगा। ठीक है। तो जनपद जो है वो लेग से रिप्रेजेंट होगा। अब जनपद का जो मतलब लोगों का, उसके पॉपुलेशन का खुश होना या हैप्पी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो राजा की स्ट्रेंथ है वो उसकी जनपद की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करती है। जितनी अच्छी इकोनॉमी होगी, जितनी बेहतर कंडीशन वहाँ के लोगों की होगी, वो जितना खुश होंगे उतना कम विद्रोह करेंगे। जितनी बेटर इकोनॉमी उसकी टेरिटरी की होगी, उतना ज़्यादा उसको रेवेन्यू वहाँ से प्राप्त होगा, और वो फलेगा फूलेगा राजा, और मतलब सारा स्टेट फलेगा फूलेगा और राजा भी खुशहाल रहेगा। तो इसलिए जनपद का स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी होता है। ठीक है। अगला आता है दुर्ग या फोर्ट। अब देखिए, दुर्ग क्यों बनाए जाते हैं? आप इसे सोचिए कि दुर्ग क्यों बनाए जाते होंगे। तो दुर्ग बनाए जाते हैं ताकि कैपिटल को सिक्योर किया जा सके। एक टेरिटरी है, एक टेरिटरी है, यहाँ इसकी ये कैपिटल है, तो यहाँ हमने एक दुर्ग बना दिया, सो दैट यहाँ राजा बैठता है, तो कोई भी आक्रमण करेगा तो क्या होता है, चेस के गेम में क्या होता है, राजा हारा गेम खत्म, है ना। फिर प्यादे बच रहे हैं, हाथी बच रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो कैपिटल को प्रोटेक्ट करना है, राजा को प्रोटेक्ट करना है, तो उसके लिए दुर्ग बनाए जाते हैं। तो इनका जो मेजर काम हो गया वो क्या हो गया, डिफेंड करने का। अब डिफेंड कौन करता है शरीर में? हैंड्स करते हैं कि नहीं करते हैं? कोई आपको कुछ पत्थर फेंक के मारे या कुछ भी फेंक के मारे, तो आप क्या करते हैं, अपने हाथों को एकदम से सामने ला देते हैं। ये इनवॉलंटरी एक्शन होता है ना। तो जो डिफेंड करने का काम है ये हमारे हाथ करते हैं। तो जो आर्म्स है या हैंड्स हैं, ये दुर्ग को रिप्रेजेंट करते हैं। अगला आता है कोष या ट्रेजरी। ट्रेजरी का मतलब होता है खजाना। अब देखो, अगर स्टेट है एक ह्यूमन बॉडी, तो उसको फलने फूलने के लिए क्या चाहिए, बहुत अच्छा अच्छा खाना चाहिए, कहीं चाहिए, और खाना तो ऑब्वियसली तो आपका माउथ जो है वो हो जाएगा कोष। ठीक है। अगला है दंड या आर्मी। अब दंड या आर्मी, इसकी जरूरत क्या पड़ती है? अब राजा हर जगह जाके न्याय व्यवस्था देखने से तो रहा, है ना। कोई अगर कोई गलत काम कर रहा है तो हर जगह हर गांव गांव घूम घूम के तो उसका सजा देगा नहीं। तो वो क्या करेगा, वो एक बॉडी बनाएगा जिसे वो अथॉरिटी प्रदान करेगा कि भैया ये मैं तुम्हें पावर दे रहा हूँ, क्या है कि लॉ को एक्सरसाइज करने की पावर दे रहा हूँ, मैं तुम्हें अथॉरिटी दे रहा हूँ लॉ को एक्सरसाइज करने की, कि तुम फला फला को सजा दे सकते हो अगर वो गलत काम कर रहा है। ठीक है। तो राजा ने क्या किया, आर्मी को यह अथॉरिटी थी कि भैया अगर कोई गलत काम कर रहा है तो तुम उसको जाके सजा दो। और आर्मी कैसी होनी चाहिए, आर्मी अपने राजा के प्रति लॉयल होनी चाहिए, उसका साथ देने वाली होनी चाहिए। तो राजा के प्रति जो समर्पण है, देशभक्ति की जो भावना है, ये जो भावना वाला जो पक्ष है, ये आर्मी के साथ जुड़ता है। तो अब भावनाएं कहाँ से उठती है, दिल से उठती है कि नहीं उठती है? इसलिए जो आर्मी है इसे दिल से, हार्ट से आप वो रिप्रेजेंट किया जाता है। तो दंड या आर्मी को हार्ट से रिप्रेजेंट किया गया। ठीक है। अगला होता है मित्र या एलाइज। एलाइज का मतलब होता है जो हमारे मित्र राष्ट्र हैं या मित्र राज्य हैं। ठीक है। ये हमारे पड़ोसी राज्य रहेंगे जो हमारे मित्र की तरह काम करेंगे। ऐसे कि हम सामने सीधे डायरेक्शन में चल रहे हैं, पीछे से कोई गाड़ी आ रही है तो वो हमें बताएंगे कान की, भैया पीछे से कुछ आ रहा है, साइड हो जाओ। तो वो आस पास के जो खतरे खुतरे हैं इनसे थोड़ा हमारी रक्षा करेंगे, हमें इन्फॉर्म कर दिया करेंगे। जब किसी से लड़ने की बारी आएगी तो हमारा सपोर्ट करेंगे, बुरे टाइम में हमारा काम, हमारे मतलब हेल्प करेंगे। तो जो ईयर है, ईयर को एलाइज से जोड़ दिया गया। ठीक है। तो इस तरह से ह्यूमन बॉडी के फॉर्म में जब आप स्टेट को देखते हैं तो आप बेटर तरीके से इन सप्तांग जो हैं स्टेट के, इनको याद करने में या रिटेन करने में या समझने में आपको हेल्प होती है। तो मनुस्मृति जो है एक ग्रंथ, ये स्ट्रांगली एडवोकेट करता है पॉलिटिकल अथॉरिटी की। कहने का मतलब है कि
मनुस्मृति बहुत स्ट्रांगली इस बात का फेवर करता है कि भैया एक सेंट्रल अथॉरिटी होनी या पॉलिटिकल अथॉरिटी होनी बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं रहेगा तो एब्सेंस ऑफ पॉलिटिकल अथॉरिटी में सारी सोसाइटी में डिसऑर्डर फैल जाएगा। तो पहली बात जो मनुस्मृति ने की है, यहाँ हम लिख लेते हैं, वो की है पॉलिटिकल अथॉरिटी की, सो दैट आपको लास्ट में थोड़ा कंक्लूड करने में आसानी रहेगी कि हमने क्या पढ़ा है। ठीक है। दूसरा जो एक बात की गई है वो है ड्यूटी ऑफ किंग की। तो मनुस्मृति किंग की ड्यूटी की चर्चा करता है, जहाँ पे मनुस्मृति कहती है कि जो किंग की जो ड्यूटी है वो है जस्टिस, सोसाइटी में जस्टिस को बनाए रखना और वीक को प्रोटेक्ट करना, वीक को प्रोटेक्शन देना। अल्टीमेटली यहाँ पे कहा गया है कि अगर राजा अपनी प्रजा को अच्छे से रखेगा, उसकी रक्षा करेगा, वहाँ पे न्याय व्यवस्था को बनाए रखेगा और अपनी ड्यूटी, ये जो उसकी ड्यूटी है उसको अच्छे से उसका पालन करेगा, तो उसे न सिर्फ इस दुनिया में बल्कि आफ्टर डेथ जो दूसरी दुनिया है वहाँ भी उसको काफ़ी सुख प्राप्त होगा। ठीक है। तो मिला कि ये बात ही कही गई है। आगे मनु की बात हम जब करते हैं तो मनु ने सोशल हायरार्की का सपोर्ट किया है, कास्ट सिस्टम का सपोर्ट किया है, और उनका जो जस्टिस का जो मतलब है वो जो डाइवर्स कस्टम्स हैं या प्रैक्टिसेस हैं उन सभी के साथ में न्याय करना, इस टाइप की बातें हैं। तो यहाँ हमने देखा कि मनुस्मृति में बेसिकली पॉलिटिकल अथॉरिटी की एडवोकेसी की गई है, दूसरा किंग की ड्यूटी के बारे में चर्चा की गई है। आगे यहाँ मनु ने जो सोशल हायरार्की की बात की है और कास्ट सिस्टम की बात की है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे यह आती है कि जब हम किंग की बात करते हैं तो मनु कहते हैं कि किंग अपनी अथॉरिटी डिराइव करता है फ्रॉम गॉड। मतलब जो राजा है, राजा को जो अथॉरिटी मिली है वो किससे मिली है? ईश्वर से मिली है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि मनु कहते हैं कि इन प्रैक्टिस ही शुड बी गाइडेड बाय द ब्राह्मणास, कि राजा जो है वो अथॉरिटी तो किससे ले रहा है? ईश्वर से, लेकिन उसे किसके गाइडेंस पे काम करना है? ब्राह्मणास के। मनु इसका रीजन भी देते हैं। मनु कहते हैं कि ब्राह्मणास के ऑर्डर पे या ब्राह्मण के गाइडेंस पे राजा को इसलिए काम करना चाहिए क्योंकि ब्राह्मण के पास में नॉलेज होता है, ज्ञान होता है, एंड नॉलेज शुड रूल। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ब्राह्मणास को जो आप यहाँ जाति के टर्म्स में मत लीजिएगा, थोड़ा मतलब इस टर्म में मत लीजिए आप। ब्राह्मण से मतलब उन व्यक्तियों से जिनके पास में ज्ञान है। ठीक है। तो मनु का यहाँ कहना है कि नॉलेज शुड रूल, ज्ञान शासन करे। ठीक है। जब आप वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट को पढ़ते हैं, जब आप पश्चिमी राजनीतिक विचार को पढ़ते हैं, वहाँ आप देखेंगे कि प्लेटो इस तरह की बात करते हैं। प्लेटो कहते हैं कि फिलोसॉफिकल रूलर होना चाहिए। फिलोसॉफिकल रूलर का मतलब है कि जो व्यक्ति मतलब एक दार्शनिक है, दार्शनिक व्यक्ति वो शासन करे। क्यों दार्शनिक व्यक्ति शासन करे? क्योंकि दार्शनिक व्यक्ति के पास में ज्ञान है, प्रज्ञा है ना। तो सिमिलर काइंड ऑफ जो बात हम यहाँ इंडियन जो हमारे पॉलिटिकल थॉट है वहाँ देखते हैं। ठीक है। अब ये पॉइंट इसलिए याद रखना क्योंकि जब हम अर्थशास्त्र में देखेंगे तो वहाँ पे इसी पॉइंट को लेके कुछ डिफरेंट हमें देखने मिलेगा। मनु ने साथ में जो सोशल जो स्टेट का स्ट्रक्चर है उसकी बात की है। उन्होंने कहा है कि गांव होंगे, विलेज होगा, प्रोविंस होगा, और इस तरह से स्ट्रक्चर उन्होंने जो बनाया है इसका भी उन्होंने रीज़न दिया है। उसका रीज़न ये दिया है कि जो प्रिंसिपल ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन की बात की है उन्होंने, ऑफ अथॉरिटी। कहने का मतलब ये है कि उन्होंने ये कहा है कि स्टेट जो होगा, स्टेट ऐसा नहीं है कि सारा का सारा राजा के अंडर में, मतलब बिल्कुल होगा राजा के अंडर में, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर जगह जाके राजा इंटरफेयर करेगा, हर जगह जाके राजा मतलब वो करेगा, अपना छोटे छोटे चीज़ों में इन्वॉल्व होगा, है ना। जैसे जो गांव है वहाँ पे एक गांव के लेवल की अथॉरिटी बना दीजिए, जो डिस्ट्रिक्ट है डिस्ट्रिक्ट के लेवल की अथॉरिटी बना दीजिए, प्रोविंस में प्रोविंस लेवल की बना दीजिए। तो यही सिस्टम आज भी हम आज के टाइम में भी देखते हैं, जहाँ गांव होते हैं, तालुका होता है, जिला होता है, स्टेट होता है, और उसके बाद में फिर मतलब राज्य होते हैं, फिर हमारा देश है। तो ऐसा तो नहीं है कि आपके गाँव का कोई मैटर है वहाँ पे आके प्रधानमंत्री सीधे इंटरफेयर कर रहे हैं। तो यही बात वहाँ पे है। तो यहाँ से हमें क्या देखने मिलता है? यहाँ से हमें कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन देखने मिलता है, जो कि पंचायती राज सिस्टम आज के टाइम में आप कह सकते हैं। ठीक है। साथ में वो असेंबली की एडवोकेसी करते हैं कि एक राजा के पास एक असेंबली हो जिसमें ज्ञानवान लोग हों, बुद्धिमान लोग हों, उसके ऑफिसर्स हों जो उसे एडवाइस दें। मतलब धर्म के बेसिस पे जो मेंबर्स होंगे, किसके? असेंबली के जो मेंबर्स होंगे वो धर्म के बेसिस पे बिना किसी डर के अपने निर्णय लें। अब बिना किसी डर का मतलब ये होता है कि राजा यहाँ भले ही सेंट्रल अथॉरिटी है, लेकिन राजा से आपको डरने की जरूरत नहीं है जब आप धर्म के बेसिस पे अपना डिसीजन ले रहे हैं। तो अल्टीमेटली हम देखते हैं कि जो हाईएस्ट अथॉरिटी हो जाती है वो धर्म हो जाता है ना। धर्म का मतलब यहाँ पे संप्रदाय से मत लीजिए, धर्म और संप्रदाय बिल्कुल दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। धर्म से मतलब है जो नीतिगत चीज़ें हैं, जो नीतिवान चीज़ें हैं, जो सही है ना। तो विलेज और डिस्ट्रिक्ट की अथॉरिटीज़ अलग होंगी, वो इंडिपेंडेंटली फंक्शन करेगी, और जब राजा की बहुत जरूरत होगी तब जाके वो इंटरफेयर करेगा। और वेलफेयर ऑफ द जनरल पीपल ये जो होगी, ये राजा की बहुत बड़ा मेजर एक कंसर्न होगा, मेजर ड्यूटी होगी। ठीक है। अगला हम देखेंगे अर्थशास्त्र के बारे में। तो अब हम बात करते हैं अर्थशास्त्र की। अर्थशास्त्र के बारे में हम जानते हैं कि कौटिल्य ने अर्थशास्त्र को लिखा था। कौटिल्य को चाणक्य भी कहा जाता है। तो हम देखते हैं कि जैसे मनु ने कहा था कि राजा जो होता है, राजा अपनी अथॉरिटी को कहाँ से डिराइव करता है? राजा अपनी अथॉरिटी को गॉड से डिराइव करता है, लेकिन उसे ब्राह्मण के अंदर काम करना है, ब्राह्मण के गाइडेंस के हिसाब से काम करना है, क्योंकि ब्राह्मण के पास में नॉलेज है। लेकिन यही यहाँ पे डिफरेंस है कि अर्थशास्त्र में किंग को एब्सोल्यूट मोनार्की बोला गया है। मतलब मोनार्की को एब्सोल्यूट फॉर्म में बात की गई है। एब्सोल्यूट मोनार्की का ये मतलब होता है कि जो राजा ने बोल दिया वही,
जैसे बाहुबली में वो रानी बोलती है ना कि मेरा वचन ही मेरा शासन है, तो वही वाली बात है यहाँ पे कि एब्सोल्यूट मोनार्की की बात अर्थशास्त्र करती है। ठीक है, कि राजा ने जो बोल दिया वो लास्ट वर्ड होगा, इसके बाद चूचपट कोई बहस नहीं। ठीक है, साथ में राजा की जो ड्यूटीज़ हैं या राजा की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसकी चर्चा अर्थशास्त्र में की गई है। तो जिन चैप्टर्स में राजा और उसकी फैमिलीज़ के बारे में बात की गई है वहाँ बताया गया है कि राजा को कैसे अपने सेंसस को, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में रखना है, राजा को अपनी ड्यूटीज़ कैसे डिस्चार्ज करनी है, अपनी लाइफ को खतरों से कैसे बचाना है, अपने जो काउंसलर्स हैं या सलाहकार हैं या जो प्रीस्ट हैं, अपने पुजारी हैं, उनको कैसे सिलेक्ट करना है। काफ़ी डिस्कशन है इस पे। अर्थशास्त्र में सिविल लॉज की बात की गई है, क्रिमिनल लॉज की बात की गई है। तो इन सारे मैटर्स पे जो अर्थशास्त्र है यह चर्चा करती है। साथ में कौटिल्य जो हैं वो राजा से कहते हैं कि आंख बंद करके आपको नहीं चलना है। ये राजनीति है, ये एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन है, शासन प्रशासन में कॉन्स्पिरेसी चलते रहती हैं, बहुत से मतलब इस तरह की चीज़ें होती रहती है। तो आपको बिल्कुल भी आँख नाक बंद कान बंद करके नहीं चलने हैं, आपको किसी पे अंधविश्वास नहीं करना है। अपने मिनिस्टर्स को लेके आप हमेशा उनकी इंटीग्रिटी को लेके कंसर्न रहिए या जागरूक रहिए, विजिलेंट रहिए। और कौटिल्य कहते हैं कि जो सेल्फिशनेस है ये इंसान का एक जनरल नेचर है। ब्रेवरी, करप्शन जैसी चीज़ें पॉलिटिक्स में होते रहती हैं, तो इसलिए अपने आँख नाक कान खोल के रखें और इस हिसाब से काम करें। ठीक है, आगे कौटिल्य जो है वो राजा से कहते हैं कि आपको समाज के सामने एक स्टैंडर्ड भी सेट करना चाहिए। स्टैंडर्ड कैसे सेट करेंगे? जिसने अच्छा काम किया है उसे रिवॉर्ड दे दीजिए, उसे इनाम दे दीजिए। जिसने बुरा काम किया है उसे बिल्कुल पनिशमेंट दीजिए, ताकि समाज के सामने एक उदाहरण पेश हो कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। अब जैसे मैंने कहा कि अर्थशास्त्र में कौटिल्य एब्सोल्यूट मोनार्की की बात करते हैं कि राजा की जो शब्द है वही आखिरी शब्द होंगे, लेकिन यहाँ पे कौटिल्य ने राजा को निरंकुश नहीं छोड़ा है। कौटिल्य कहते हैं कि किंग इज अबोव अदर्स बट नॉट अबोव धर्मा। किंग सबसे ऊपर है, राजा सबसे ऊपर, लेकिन धर्म से ऊपर नहीं है। अब धर्म से अगेन यहाँ पे संप्रदाय से आप मतलब मत निकालिएगा। धर्म का मतलब है कस्टमरी और सेक्रेड लॉस, इनको फॉलो करना। मतलब ये होता है कि जो नीतिगत चीज़ें हैं, जो अनैतिक नहीं है, जो नीति वाली बातें हैं, उन्हें, जो नीति वचन हैं, उन्हें धर्म कहा गया है। तो जो नीति के हिसाब से सही है, जो बिल्कुल राइट प्रैक्टिसेस हैं, उन्हें धर्म कहा गया है। तो राजा को उसके अकॉर्डिंग ही काम करना है। तो जो सब्जेक्ट है, मतलब सब्जेक्ट का मतलब है कि जिन पे राजा रूल कर रहा है, उसकी लाइफ, उसकी प्रॉपर्टी, इसकी रक्षा करना, इसे राजा की बेसिक ड्यूटी बताया गया है। ये सारी बातें कही गई है कि उसे अपने नेबर्स के साथ में कैसे रिलेशन रखने हैं, आर्मीज़ को कैसे ऑर्गेनाइज करना है, स्पाई की क्या इंपॉर्टेंस है। साथ में इंटरनल एक्सटर्नल डेवलपमेंट की बात की गई है अर्थशास्त्र में। साथ में अर्थशास्त्र में जो आर्मी को लेकर एक बड़ी बात की कही गई है, तो कौटिल्य कहते हैं कि आर्मी को कभी भी आप सिंगल हेड के अंडर मत रखो, इसको डिवाइडेड कमांड के अंदर रखो। मतलब इसके जो सेना का जो हेड होगा वो ऐसा नहीं कि एक ही आदमी के अंदर आपने सारी सेना रख दी। क्या पता कल को आपके उससे कुछ मनमुटाव, बैर वगैरह कुछ हो गए और वो सारी सेना को भड़का के आपके विरुद्ध कर दे, सेना में विद्रोह हो जाए। इसलिए सेना को डिवाइडेड कमांड के अंदर रखो, मतलब अलग अलग लोगों के अंदर रखो। ठीक है, सो दैट ये जो विद्रोह वाली चीज़ें ये पैदा ना हो। ऑल्सो वेलफेयर स्टेट वाली जो कॉन्सेप्ट है उसकी बात अर्थशास्त्र में भी की गई है। और अर्थशास्त्र में ये कहा गया है कि लोगों की जो खुशी है उसी में एक समझदार आदमी की, समझदार राजा की खुशी होती है। ठीक है, क्योंकि लोग खुश हैं, उसका स्टेट बढ़िया अच्छा चल रहा है, तो राजा को कोई दिक्कतें नहीं आएगी, इंटरनल जो डिस्टर्बेंसेस है वो नहीं फेस करने पड़ेंगे। तो राजा को वेलफेयर एक्टिविटीज़ में इंटरेस्ट लेना चाहिए, बहुत सी वेलफेयर एक्टिविटीज़ करनी चाहिए, गरीब लोगों का या कमज़ोर लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। इन सब बातों के बारे में कौटिल्य अपनी अर्थशास्त्र में कहते हैं। साथ में एक जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ हमें देखने मिलता है वो है दंड का, है ना। यहाँ भी दंड वाली बात की गई है कि दंड जो है वो ज़रूरी क्यों है? वो है ज़रूरी डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए सोसाइटी में। कोई अगर गलत काम कर रहा है धर्म के अकॉर्डिंग, मतलब धर्म के अकॉर्डिंग मतलब नीति के अकॉर्डिंग काम, मतलब जैसे नहीं कर रहा है, कोई अनैतिक काम कर रहा है, तो बिल्कुल आप उसके विरुद्ध एक्शन लीजिए। क्योंकि ये डिसिप्लिनरी एक्शन जो है, ये डिसिप्लिनरी एक्शन बहुत ज़रूरी है समाज में एक लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। कोई भी गलत काम जो उसके किंगडम में हो रहा है, राजा को बिल्कुल टॉलरेट नहीं करना चाहिए और उसे अपने राज्य के कमज़ोर लोगों को का ध्यान रखना चाहिए, उनका फेवर करना चाहिए। तो इस तरह की जो सारी बातें हैं वो अर्थशास्त्र में और जो बुद्धिस्ट लिटरेचर है उस समय का, उसमें कही गई है। अगला जो सोर्स हम ले रहे हैं वो है तिरुक्कुरल। ये साउथ इंडिया का एक टेक्स्ट है जिसे तिरुवल्लुवर ने लिखा था इन दी 2nd सेंचुरी AD। जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक जो मेंशन है तिरुक्कुरल का, वो इस चीज़ को लेके है कि तिरुक्कुरल ने स्टेट क्राफ्ट की डेफिनेशन दी है, या कह लीजिए कि एक क्वालिटी बताई है कि स्टेट क्राफ्ट क्या है। इट कंसिस्ट्स इन गेटिंग सपोर्ट विदाउट लेटिंग योर वीकनेस बी नोन। मतलब बिना अपनी कमजोरी बताए अपने अलायंस से मदद ले लेना। फॉर एग्जाम्पल, आप पे कोई एक आदमी है जो आपको परेशान कर रहा है, आप अपने पड़ोसी के पास जाते हैं और उससे बोलते हैं कि भाई मुझे तेरी मदद चाहिए। वो पूछता है भाई क्यों चाहिए? आप उससे फला फला कुछ कुछ चीज़ें बताते हैं, साथ में अपनी इंटरनल चीज़ें भी बता देते हैं कि भाई ऐसी ऐसी बात है, इसलिए वो फला पर्सन मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, या जो भी बातें हैं।
क्या हो सकता है इसके कॉन्सिक्वेंसेस? कॉन्सिक्वेंसेस ये हो सकते हैं कि हो सकता है वो आदमी आपकी मदद भी कर दे, लेकिन ये भी हो सकता है कि वो आपकी इस कमजोरी का बाद में फ्यूचर में कभी फ़ायदा उठा ले। क्या पता आपका कभी उससे झगड़ा हो जाए और वो आपकी इसी कमजोरी का फ़ायदा उठा ले। तो स्टेट क्राफ्ट या डिप्लोमेसी जो है वो इसी में है कि उसकी बड़ी क्वालिटी ये है कि आप अलायंस से, किसी अलायंस से हेल्प ले ले रहे हैं, सपोर्ट ले ले रहे हैं, बिना उसे अपनी वीकनेस एक्सपोज किए। तो तिरुक्कुरल आप देखेंगे तो तमिल लिटरेचर का एक तरह से अर्थशास्त्र जैसा ही आप एक समझ लीजिए, एक बड़ा कूटनीतिक दस्तावेज है, जहाँ पे हमें इंडियन एंसेंट पॉलिटी की झलक देखने को मिलती है और उस समय की कूटनीति और स्टेट क्राफ्ट की जो चीज़ें हैं उनके बारे में जो चर्चा की गई है उसे जानने का मौका मिलता है। कि हालांकि एंसेंट इंडिया में जब हम देखते हैं तो वहाँ हम देखते हैं कि मोनार्की जो है वो मोस्ट प्रीडोमिनेंट जो पॉलिटी का फॉर्म है, लेकिन साथ में हमें रिपब्लिक्स या ओलिगार्चीज के बारे में भी जानकारियाँ प्राप्त होती है। जैसे अलेक्जेंडर ने यहाँ इंडिया में जो अटैक किया था, ये 327 से 324 बीसी की बात है। तो उसने अटैक किया और यहाँ से जो उसके लोगों ने यहाँ पे जो चीज़ें देखी और उसको अपने लिटरेचर में लिखा लिखा और उनको जब बाद में पढ़ा गया तो वहाँ से पता चला कि इंडिया में उस समय ओलिगार्चीज भी थी। ओलिगार्ची का मतलब ये होता है कि एक ग्रुप होता है समृद्ध लोगों का, 8-10 लोग होंगे, और उनका जो ये ग्रुप है ये सेंट्रल अथॉरिटी होगा और ये अपने सोसाइटी को चलाएगा। ठीक है, ये मोनार्की नहीं है जहाँ पे एक सिंगल व्यक्ति बैठा हुआ है, मोनार्की नहीं है, यहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल है। ठीक है, बाद में बुद्धिस्ट जो लिटरेचर है इसमें देखा गया कि रिपब्लिक्स की बात हुई है, जहाँ वो कहता है कि हिमालय के जो फुटहिल्स वाला एरिया है, मतलब जो बिहार वाला, नॉर्थ बिहार वाला एरिया है, वहाँ पे कई सारे रिपब्लिक थे, जैसे कि साक्यास के हो गए या लिच्छवीज हो गए या वृज्जी हो गए, है ना। तो ये अलग अलग रिपब्लिक्स हुआ करते थे। अब ये रिपब्लिक कैसे होते थे कि देखिए, ये सेंट्रल अथॉरिटी, जो सेंट्रल अथॉरिटी में जो किंग बैठा है ना वहाँ पे, किंग से बिल्कुल अलग नहीं है। ये क्या है कि अपनी लोकल गवर्नेंस चला रहे हैं। ये जो रिपब्लिक्स हैं ये अपनी लोकल गवर्नमेंट चला रहे हैं। ठीक है, एवज में ये किंग को क्या देते हैं कि भैया किंग तुम हमारे ऊपर अटैक न करना, और कोई बाहर वाला हम पे अटैक करे तो हमें प्रोटेक्ट करना। उसके लिए ये राजा को कुछ टैक्स वगैरह देते रहे होंगे, है ना, इस टाइप की बात है। लेकिन क्या था कि अपनी जो इंटरनल गवर्नेंस है उसको यहीं के लोग चलाते थे। साथ में एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे है वो है पाणिनि का अकाउंट, मतलब पाणिनि ने जो लिखा है 5th सेंचुरी बीसी में, वो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ की बात करते हैं और वो चीज़ है कि डिसीजन मेकिंग थ्रू वोटिंग। समझ रहे हैं, मैं कब की बात कर रहा हूँ कि 5th सेंचुरी बीसी की बात कर रहा हूँ, जब डिसीजन मेकिंग वोटिंग के थ्रू किया जा रहा है। पाणिनि ने इस बात की चर्चा की है। साथ में जो बुद्धिस्ट लिटरेचर से हमें पता चलता है कि जो मोनास्टिक असेंबलीज होती थी वहाँ पे जो डिसीजन लिए जाते थे वो भी वोटिंग के आधार पर होते थे। मोनास्टिक असेंबलीज वो होती हैं जहाँ पे बुद्धिस्ट मॉन्क जो हैं उनकी असेंबलीज हैं, तो यहाँ जो डिसीजन लिए जा रहे हैं वो भी वोटिंग के आधार पर लिए जा रहे हैं। साथ में इसके पहले भी हमने देखा था कि मनु भी पब्लिक ओपिनियन की बात करते हैं जब वो असेंबलीज़ की एडवोकेसी कर रहे होते हैं कि जहाँ मिनिस्टर्स होंगे, विद्वान होंगे, जो राजा को सलाह देंगे, तो ऐसी असेंबलीज़ होनी चाहिए। और उन असेंबलीज़ में वो कहते हैं कि ये जो असेंबलीज़ होंगी इनमें बिल्कुल व्यक्ति को बिना किसी डर के, उन इस असेंबलीज़ के मेंबर्स को बिना किसी डर के अपनी बात को रखना है। किसके आधार पर? धर्म के आधार पर। तो किस चीज़ की बात हो रही है? पब्लिक ओपिनियन की बात मनु भी कर रहे हैं। पाणिनि के अकाउंट का हम देखते हैं तो वहाँ वोटिंग की बात हमें समझ में आती है। बुद्धिस्ट लिटरेचर में मोनास्टिक असेंबलीज़ में जो डिसीजन हुआ करते थे वहाँ वोटिंग की बात हमें समझ में आती है। तो पब्लिक ओपिनियन की जो बात है ये हमारे पॉलिटिकल थॉट में कितनी पुरानी है, इस बात को समझिए। कोई आपसे आके कल कह दे कि भाई जो डेमोक्रेसी है वो आपको वेस्टर्न जो पॉलिटिकल थॉट है उसकी देन है, तो इसे आंख बंद करके मान मत लीजिएगा, है ना। ये इंडियन पॉलिटिकल थॉट में बहुत बहुत पुरानी है। तो चलिए थोड़ा सा अब इसको एक रिवाइज कर लेते हैं जो अब तक के हमने ओवरऑल पढ़ा। तो देखिए, एंशियंट इंडिया में स्टेट सॉवरेनिटी के कॉन्सेप्ट में हमने देखा कि कैसे जो हमारी सोसाइटी है वो लाइनेज सोसाइटी से स्टेट सोसाइटी के फॉर्म में तब्दील हुई। स्टेट सोसाइटी जब बनी तो उसके साथ में उसे गवर्न करने का जो इशू है वो हमारे सामने आया। सोसाइटी जैसे जैसे डेवलप होती गई और हम पेस्टोरल से पीजेंट इकोनॉमी की तरफ बढ़ते गए, तो ट्रेड डेवलप हुआ, अर्बन सेंटर्स डेवलप हुए, लोग कई बार पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई, उनके बीच में जो क्लासेस है वो इंक्रीज़ हुए और स्टेट जो बना वो सारी चीज़ें भी मैंने आपको बताया। तो इन सारी चीज़ों ने इन एक पब्लिक एक सेंट्रल अथॉरिटी के होने की नीड को फील की और वहाँ से आता है किंगशिप की थ्योरीज या किंग को इस्टेब्लिश किया गया। एक थ्योरी कहती है कि वो डिवाइन ओरिजिन है, ईश्वर के द्वारा प्रदत्त है। दूसरी थ्योरी कहती है कि वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, लोगों ने आपस में एक एग्रीमेंट काइंड ऑफ किया और एक राजा को बैठाया। उसके बाद में हमने देखा मनुस्मृति की बात की। मनुस्मृति में हमने बात की, हाँ, हमने सप्तांग के बारे में भी देखा कि स्टेट के बारे में, स्टेट के जो 7 इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं या कंपोनेंट्स हैं कहना चाहिए, वो क्या हैं, उनका क्या रोल है, उसको हमने ह्यूमन बॉडी के फॉर्म में समझने की कोशिश की। और आई थिंक आप ऐसे याद रखेंगे तो आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से ये चीज़ याद रहेगी। कभी आपको ऐसे मतलब याद करने की अलग से जरूरत नहीं पड़ेगी और आपके समझ में भी आएगा किस चीज़ का क्या रोल है। तो चीज़ों को समझने की कोशिश करें। फिर आगे हमने मनुस्मृति की बात की, कैसे मनुस्मृति जो है वो पब्लिक पॉलिटिकल अथॉरिटी की बात करती है, वो किंग की ड्यूटीज़ की बात करती है। साथ में मनु इस बात की चर्चा करते हैं कि राजा भले ही अपनी अथॉरिटी गॉड से डिराइव करता है, लेकिन वो ब्राह्मण के अंडर उसके गाइडेंस में काम करेगा, क्योंकि ब्राह्मण के पास में वेदवता है, प्रज्ञा है, ज्ञान है और जो रूल है वो ज्ञान का ही होना चाहिए। साथ में आगे डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी और जो असेंबली की बात हमने की, पब्लिक ओपिनियन की बात जो हमने बताई, मनु ने की है।
आगे वेलफेयर ऑफ पीपल, ये सारी बातें हैं। फिर अर्थशास्त्र में हमने देखा कि कैसे अर्थशास्त्र में जो राजा का कॉन्सेप्ट है, किंग की अथॉरिटी की जो बात है या उसके इन्फ्लुएंस की जो बात है, वो मनुस्मृति से डिफरेंट है, जहाँ पे किंग को सुप्रीम माना गया है, एब्सोल्यूट मोनार्की की बात की गई है। लेकिन ये बिल्कुल निरंकुश राजा वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि कौटिल्य ने कहा है कि राजा सबसे ऊपर है लेकिन धर्म से ऊपर नहीं है, और धर्म का तात्पर्य नीतिगत नियमों से है, नीतिगत चीज़ों से है। दंड के कॉन्सेप्ट पे हमने बात की कि ये क्यों ज़रूरी है सोसाइटी में डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए। बुद्धिस्ट लिटरेचर की हमने बात की, जहाँ पे लॉ ऑफ ट्रुथ के या राइटसनेस के जरिए जो राजा है उसको रूल करने के लिए कहा गया है। फिर हमने एक साउथ इंडियन टेक्स्ट को देखा, एक मटेरियल को देखा जो कि तिरुक्कुलर है, जिसे तिरुवल्लुवर ने लिखा है, जहाँ पे हमने देखा कि उन्होंने स्टेट क्राफ्ट के बारे में कितनी सुंदर बात कही है कि स्टेट क्राफ्ट वो है जब आप अपना सपोर्ट भी गेन कर लें किसी से और बिल्कुल उसको अपनी कमजोरी भी एक्सपोज ना करें। लास्ट में हमने देखा कि पाणिनि का जो अकाउंट है 5th सेंचुरी बीसी का, जो हमें बताता है कि उस समय भी डिसीजन मेकिंग वोटिंग के थ्रू होती थी, और साथ में हमने देखा कि जो मोनास्टिक असेंबलीज है उनमें भी जो डिसीजन मेकिंग है वो वोटिंग के थ्रू होती थी। अगला टॉपिक जो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में वो मिडाइवल इंडिया से होगा, उसकी हम स्टेट और सॉवरेनिटी को समझने की कोशिश करेंगे। तब तक क्या थोड़ा सा दिमाग में जोर लगाइए और ये सोचने की कोशिश कीजिए कि मिडाइवल में क्या चेंजेस आए होंगे, क्या क्या कॉन्सेप्ट जो है वो चेंज हुए होंगे। चलिए देखते हैं, अगले लेक्चर में इस बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, टाटा बाय बाय।